हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं एक नई हेल्थ अपडेट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। कोविड-19 वैक्सीन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और जल्दी ही फाइजर डॉक्टर पॉलिति आयोग, हेल्थ मेंबर और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि फाइजर जुलाई से इंडिया में अवेलेबल हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। फाइजर, अगर हम कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी तक सबसे हाईएस्ट एफिकेसी रेट फाइजर का ही बताया जा रहा है, 95%। इसके जो काफ़ी क्लोज है वो आती है उसके बाद मॉडर्ना और जेनसन, इनका भी एफिकेसी रेट 94 और 94.1% है, काफ़ी क्लोज आता है फाइजर के। और फाइजर ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसी वैक्सीन है जो 12 से प्लस वालों को इजीली लग सकती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। आखिरकार फाइजर इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? क्योंकि फाइजर का कहना है कि इंडिया में इतने ज़्यादा केसेस हैं और इतने सारे वेरिएंट्स, अभी सेकेंड वेव आ रही है और अगर यही कंडीशंस रही तो थर्ड वेव भी आ सकती है और उनकी जो मेडिसिन है, उनकी जो वैक्सीन है, वो उनके अगेंस्ट ईजिली वर्क कर सकती है। लेकिन उनका कहना है, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं कि अगर वो फाइजर को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने सबसे पहले तो कहा है वो सिर्फ 5 करोड़ डोजेस ही इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा वो अभी नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा जो भी वो अपनी वैक्सीन को, डोजेस को इंडिया में भेजेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही भेजेंगे। उनकी इंडेमनिटी और लायबिलिटी क्या है वो भी उन्हें मालूम होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जिन लोगों को फाइजर वैक्सीन लगेगी तो उनके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इन लोगों की स्टडी कर सकते हैं ताकि उनकी वैक्सीन का अदर कंट्रीज़ के लोगों के ऊपर क्या असर दिख रहा है। आखिर फाइजर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, जहाँ पर हम सभी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। इस पैंडेमिक में बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी हैं और कुछ वैक्सीन तो अंडर ट्रायल भी चल रही हैं। इंडिया में फिलहाल की डेट पर सिर्फ 2 ही वैक्सीन चल रही हैं, कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। कोविशील्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में आती है जो एक इमर्जिंग कंसर्न है। उन्होंने कहा है यस, इससे इजीली लोगों को लगाया जा सकता है, लेकिन कोवैक्सीन अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में नहीं है। उसके लिए उन्होंने अभी उनसे और भी क्लियर डिटेल मांगी है। अगर वो उन पैरामीटर्स पर सेट बैठेंगे तो ही कोवैक्सीन अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में आ सकेगी, नहीं तो नहीं आएगी। और वहीं पर अभी स्पुटिंग की भी बात हो रही है, तो स्पुटिंग भी अंडर ट्रायल चल रही है, तो इसीलिए वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में नहीं है। आखिरकार फाइजर और बाकी मेडिसिन में देखेंगे तो क्या फ़र्क आता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले वैक्सीन की नॉलेज होनी चाहिए कि वैक्सीन कितने टाइप की होती है और वो आपकी बॉडी में कैसे इफेक्ट शो करती है। टोटल 4 से 5 तरह की वैक्सीन अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले आती है लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में हमारी बॉडी में लाइव यानी कि जिंदा बैक्टीरिया और वायरस को एडमिनिस्टर किया जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है, हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाती हैं। और लाइव वैक्सीन सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन इनकी भी एक लिमिटेशन होती है। जो लोग वीक इम्यून सिस्टम होते हैं या फिर जो बहुत लंबे टाइम से किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर जिनकी बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनमें हम लाइव वैक्सीन को नहीं एडमिनिस्टर कर सकते। लाइव वैक्सीन की एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपको रोटा वायरस, जो बच्चों को छोटे होते हुए लगती है, अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा जो उसका इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है, रोटा वायरस, BCG जो टीबी की वैक्सीन होती है, एंड योर MMR, ये सारी लाइव वैक्सीन है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। एटेन्यूएटेड वैक्सीन हम उन्हें कहते हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है जो बैक्टीरिया और वायरस होता है वो लाइव नहीं होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा वीक होता है या फिर वो एकदम से किल्ड होता है, मरा हुआ होता है, ताकि वो आपकी बॉडी में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को पुश करता है ताकि वो एंटीबॉडीज़ बनाए और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि जिनमें लाइव वैक्सीन हम नहीं दे पाते उनमें हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को इजीली एडमिनिस्टर कर पाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है। तो इसीलिए ये वैक्सीन उन्हीं इंसानों के लिए बनाई जाती हैं। इनका
इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती हैं। इनके अंडर आती है आपकी आईपीवी जो पोलियो की वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन जो हेपेटाइटिस ए है, वो सारी की सारी वैक्सीन आपकी आती हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के अंदर। और थर्ड नंबर पे आती हैं हमारी न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स। इनके अंडर काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, हमारी सब यूनिट वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, एमआरएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए वैक्सीन्स, बहुत सारी वैक्सीन्स हो जाती हैं। इनमें क्या होता है बेसिकली, इन सभी वैक्सीन्स में हमारी बॉडी में ना ही तो कोई बैक्टीरिया एंटर करवाया जाता है और ना ही किसी वायरस को एंटर किया जाता है। इनमें हमारी बॉडी में जस्ट एक एंटीजन को एंटर किया जाता है, एक ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो उस बैक्टीरिया और वायरस के लिए उन्हें मल्टीप्लाई होने के लिए, उनकी रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जस्ट उस एक स्पाइक प्रोटीन कह सकते हो उसे एंटर करवाया जाता है, ताकि जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी को मालूम चलता है कि यस कोई फॉरेन बॉडी एंटर हुई है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है एंड अगेन वही सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाती हैं और हमारी बॉडी उस वैक्सीन्स के अगेंस्ट इफ़ेक्ट भी शो करती है। और यही सारी वैक्सीन्स जो होती हैं, यही सारी टेक्नोलॉजी कोविड-19 के केसेस में हमें देखने को मिल रही है। अब इनमें क्या होता है, इन वैक्सीन्स में स्पेसिफिकली आपको मल्टीपल डोजेस चाहिए होती हैं इनकी एफिकेसी लेवल को रीच करने के लिए, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ये बेसिकली एमर्जिंग कंडीशंस के लिए होती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस के लिए होती हैं। आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस में है एंड इनका जो रिजल्ट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए इनका रिजल्ट हम लोगों को नहीं देखने को मिलता। अगर हमें इनका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में चाहिए तो डेफिनेटली हमें इनकी रिपीटेड डोजेस और बूस्टर डोजेस करवानी पड़ती हैं, और इनकी बेस्ट एग्जांपल आती है कोविड-19। एबोला वायरस की बात करें तो उनमें भी यही टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी। और फोर्थ नंबर पर आती है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के खिलाफ ही होती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। बेसिकली उस बैक्टीरिया में पर्टिकुलर टॉक्सिन्स होती हैं। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन में बेसिकली टॉक्सिन, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि अगेन हमारी बॉडी वही प्रोसेस स्टार्ट करे। फॉरेन बॉडी आई, उसने डिटेक्ट किया, एक आर्मी रेडी की एंड अगेन एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो। एंड द लास्ट नंबर ऑफ वैक्सीन टाइप इज वायरल वेक्टर वैक्सीन, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इनका रिजल्ट भी हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन अगेन इनका भी हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो अगेन हमें इनके भी रिपीटेड डोजेज और बूस्टर डोजेज लगवानी पड़ती हैं। अब वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होती हैं, इनमें अब हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर वायरस को एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कोविड-19, जैसे कोरोना वायरस अगर बंदे को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो कोरोना वायरस किस चीज़ के थ्रू, किस वेक्टर के थ्रू उस बंदे में गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो बंदों को बात करनी है तो वो या तो मैसेंजर यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे, तो किसी मीडियम का सहारा लेंगे वो बात करने के लिए अगर वो दूर हैं। तो इन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं, जो बीच में मीडियम को इस्तेमाल किया जाता है। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन्स में भी यही होता है, वेक्टर को एडमिनिस्टर किया जाता है। और इनमें मोस्टली अगर हम देखेंगे कोविड-19 केसेस में तो एडिनो वायरस जो है उसे एडमिनिस्टर किया जाता है, एक वेक्टर को एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे वो आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपकी बॉडी देखती है तो आपकी बॉडी को मालूम चलता है अगेन द फॉरेन बॉडी आई है, वो एक हार्मलेस पीस बनाना स्टार्ट करती है, अगेन एंटीबॉडीज वो आपकी बॉडी में जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। अब वायरल वेक्टर वैक्सीन इसीलिए दी जाती हैं ताकि जब वो इंसान को इंसर्ट करें तो उनमें हमें कोई सीरियस इफेक्ट या फिर कोई हार्मफुल इलनेस ना देखने को मिले, ईजिली हमें उस वैक्सीन का रिजल्ट देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात जो वायरल वेक्टर वैक्सीन्स की होती है, इनकी जो स्टडी होती है वो इजी होती है करनी, और इनका जो रिजल्ट होता है वो हमें जल्दी देखने को मिल जाता है। जहाँ पर हम लाइव और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की बात करते हैं तो उनका हमें बहुत लंबे टाइम के बाद रिजल्ट प्रॉपर मालूम चलता है। तो इसीलिए अब इनके अंडर हमारी कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं। वायरल वेक्टर में आपकी कोविड-19 की ही काफ़ी सारी कैटेगरीज हमें देखने को मिल जाती हैं। द कोविशील्ड इज़ योर वायरल वेक्टर वैक्सीन, द एस्ट्राजेनेका जो इससे बेसिकली कोविशील्ड जो इंडिया में इस नाम से लॉन्च हुई है वो इन्हीं के अंडर आती है। और जहाँ पर फाइज़र की बात करते हैं तो फाइज़र आती है न्यूक्लिक एसिड टेक्नोलॉजी, यानी कि mRNA के अंडर वो बनी हुई है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम कहेंगे एफिकेसी रेट
ऊपर नीचे डेफिनेटली है। जैसे हम कहेंगे कोविशील्ड का 83% है, फाइजर का हम कहेंगे 95% है। डोजेज आपको अगेन रिपीटेड डोजेज ही चाहिए, बूस्टर डोज डेफिनेटली आपको चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ आती है कि अगर हम फाइजर की बात करते हैं तो वो mRNA के अंडर बनी हुई है, mRNA टेक्नोलॉजी के अंडर बनी हुई है, यानी कि आपकी बॉडी में एक ऐसे स्पेसिफिक प्रोटीन को इंजेक्ट किया जाता है। जब वो आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो आपकी बॉडी के सेल को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे अब इसके खिलाफ एक सेना तैयार करनी है। और बेसिकली वही होता है स्पाइक प्रोटीन, जो उस वायरस के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। और जब वो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो जाती हैं और जब आपको वो इन्फेक्शन होती है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं, तो वायरस आपके सिस्टम में एंटर ही नहीं कर पाता है। अब इसमें कई लोगों को होता है कि ये mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, तो क्या ये आपके DNA mRNA को इफेक्ट करती है जो आपकी बॉडी में जेनेटिकली सिस्टम होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उनको इफेक्ट नहीं करती है। येस, इनका जो रिजल्ट होता है वो हमें शॉर्ट टर्म देखने को मिलता है। एज आई टोल्ड, दीज आर एमरजेंसी कंडीशंस में हम लोग ऐसी वैक्सीन को बनाते हैं ताकि उस पैंडेमिक, उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके। वहीं पर वायरल वेक्टर वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें वेक्टर को एडमिनिस्टर किया जाता है, लाइक इन द केस ऑफ कोविशील्ड, तो इसमें बेसिकली वेक्टर को एडमिनिस्टर किया गया है। अब इन वैक्सीन का एफिकेसी रेट हमें इसीलिए कम देखने को मिलता है क्योंकि ये वैक्सीन ऑलरेडी बंदे के ऊपर डिपेंड करती है कि उनका लाइफस्टाइल, उनकी इम्यूनिटी कैसी रही है। इसीलिए फाइजर जो है, फाइजर ऑटोमेटिकली आप कहेंगे मैक्सिमम लोगों में उसने सेम रिजल्ट ही शो करना है, बिकॉज वो mRNA टेक्नोलॉजी है और ये एक वेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। बट अगेन अब देखना ये ज़रूरी हो जाता है कि फाइजर जब इंडिया में आती है तो ये इंडिया में कितने रेट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसे फ्री में बच्चों के लिए या फिर किन लोगों के लिए मैंडेटरी करेगा कि फाइजर किन्हें लगनी चाहिए। बिकॉज हम सभी जानते हैं अभी तक की वैक्सीन में से फाइजर को सबसे ऊंचा दर्जा मिला हुआ है, उसके नीचे मॉडर्ना आती है, उसके नीचे जैनसन आती है, लेकिन फाइजर अभी तक सबसे टॉप पर है जिसके सारे के सारे ट्रायल्स भी हो चुके हैं। और अगर आपको वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, जस्ट कॉमेंट में इन द कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों के सारे डाउट्स लेने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy, and be happy.